ओके जी, आज जो हमने चीज़ें कवर करनी हैं उसके अंदर हमारे पास फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करने का ऑप्शन, यानी फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कैसे करेंगे, कल हमने हल्का सा इसको देखा था। लेकिन वो जस्ट मैंने आपको समझेंगे सरसरी सा आइडिया दिया था कि ओवरऑल आप कैसे फ़ॉन्ट डाउनलोड कर रहे होते हैं। आज हम थोड़ी सी वेबसाइट्स देखेंगे जहाँ से फ़ॉन्ट्स मिलते हैं और आप किस तरह फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर रहे होते हो। ये टाइपोग्राफी नहीं है, टाइपोग्राफी डिफरेंट चीज़ है। उसमें हम प्रॉपर पढ़ेंगे कौन सा फ़ॉन्ट कहाँ यूज़ करना है। ये जस्ट देखना है कि फ़ॉन्ट सेलेक्ट कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे कर रहे होते हैं आपके इनिशियल डिज़ाइंस के लिए। आगे चल के टाइपोग्राफी पढ़ेंगे तो आपके ओवरऑल फ़ॉन्ट सिलेक्शन ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ये जस्ट आपको हल्का सा टच देना। उसके बाद हम लोग लेयर्स पैनल को एक दफ़ा मैं दोबारा बता दूंगा लेयर्स पैनल के बारे में, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। इसको हम थोड़ा सा दोबारा देखेंगे। आउटलाइन प्रीव्यू देखना है आज हमने, जॉइन का ऑप्शन देखना है कैसे यूज़ होता है। शेडो कल हमने देखा था, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, अब मास्किंग को आज थोड़ा सा और देख लेंगे कि ओवरऑल मास्किंग किस तरह हो रही होती है। इसके अलावा टूल बार अगर ख़ुद से क्रिएट करनी हो तो कैसे करेंगे, प्रॉपर्टीज़ का पैनल थोड़ा सा बता दूंगा, और प्लेस का फंक्शन आज हम देखेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो पेन टूल है जो बहुत ज़रूरी टूल है इलस्ट्रेटर का, वो रह जाएगा, वो हम कमिंग वीक के अंदर कवर कर लेंगे। और बाकी जो हमारे बेसिक लेक्चर्स हैं, एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, वो भी हमारे कमिंग लेक्चर्स में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। सर गाइड समझ आ गई थी, रूलर का बताइएगा। रूलर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको गाइड समझ आ गई, रूलर बहुत ईजी है फिर आपके लिए। ठीक है, मैं वो करवा देता हूँ, कोई मसला नहीं। ओके, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके जो चीज़ें आप रिवाइज करवाना चाह रहे हो उसको मैं दिखा देता हूँ। रूलर जी सिंपल, आप लोग कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, आर फॉर रूलर, तो सिंपल आपका रूलर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, टॉप पे रूलर आ रहा है। अब रूलर का पर्पस क्या होता है कि ये ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा होता है आपके आर्टबोर्ड पे, और आपका जितना आर्टबोर्ड होता है उसके एंड तक जा रहा होता है। कल अगर आपको याद हो तो हमने 1920 बाई 1080 का ये आर्टबोर्ड लिया था। तो ये ज़ीरो से यहाँ स्टार्ट हो रहा है और ये 1920 पे जाके एंड हो रहा है। इसका पर्पस क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल अपने डिज़ाइन में ये रख लेते हैं कि जी मैंने जो टेक्स्ट है वो मेरा 100 पिक्सल से बाहर नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ पे 100 पिक्सल शुरू हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे गाइड लगा लेते हैं इस तरह से। मैं ये शो कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप एक गाइड लगा लेते हो यहाँ पे कि मैंने 100 पिक्सल से बाहर नहीं जाना। इस वाले को साइड पे कर लेते हैं। तो ये अगर 100 पिक्सल पे यहाँ मैंने एक रूलर के ऊपर गाइड क्रिएट की है, तो अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो मूव करके इसके इस तरफ ले आऊँगा ताकि 100 पिक्सल से बाहर कुछ ना हो। अगर आप 50 पे करते हो तो 0 और 100 के दरमियान में इस तरह से अपनी गाइड रख लेते हैं कि इससे बाहर मेरा कुछ ना जाइए, एक मैंने मार्जिन क्रिएट कर लिया। तो एक ओवरऑल अपने एक मार्जिन क्रिएट करते हो, एक स्पेस क्रिएट करते हैं, उसके लिए नॉर्मली रूलर यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा कभी क्लाइंट आपको कह देता है कि आपने 100 पिक्सल का मार्जिन रखना है, उससे बाहर कोई टेक्स्ट ना जाए, तो आप इस सिनेरियो में यहाँ से गाइड क्रिएट करते हैं और 100 पिक्सल के ऊपर वो गाइड रख देते हैं। तो ये गाइड और रूलर मिल के काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपने फॉर एग्जांपल डिफरेंट बॉक्सेस क्रिएट करने हैं एक स्पेसिफिक साइज़ के अंदर, या कोई शेप्स क्रिएट कर रहे हैं जो स्पेसिफिक पिक्सल साइज़ के ऊपर हैं, वेबसाइट में बहुत ज़्यादा चीज़ यूज़ होती है कि आप स्पेसिफिक साइज़ में बटन्स क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे, रूलर हो गया या गाइड्स हो गई। ठीक है, रूलर्स को लॉक करने के ऑप्शन है। रूलर लॉक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रूलर जो है वो ऑलरेडी लॉक्ड है, वो मूव नहीं हो रहा। ठीक है, गाइड्स को लॉक किया जाता है, राइट क्लिक करके आप सिंपल लॉक कर देंगे गाइड्स, तो वो लॉक होती हैं। लेकिन आपके रूलर को ज़रूरत नहीं है लॉक करने की, ऑलरेडी लॉक्ड है। आप रूलर को चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये पिक्सल्स में है, आप इसको इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप चाहें पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें, लेकिन नॉर्मली जिस साइज़ में आपका या जिस यूनिट में आपका आर्टबोर्ड होगा उसी यूनिट में रूलर को रखा जाता है। अच्छा जी, सर ये भी बता दें किसी शेप में कोई इमेज कैसे फिट करेंगे, ये आज मैं आपको करवाऊंगा कि ये हम कोई अभी तक हमने जस्ट सिंपल इमेज ऐड की है। आज हम देखेंगे किसी स्पेसिफिक शेप के अंदर हम इमेज कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, सर रूलर और गाइड्स पिक्सल में ही होंगे, जिस यूनिट में आपका आर्टबोर्ड होगा उसी यूनिट में आपका जो रूलर है वो भी आएगा। ठीक है, कोशिश करें कि जो आपके ओवरऑल रूलर का साइज़ है वही आपके आर्टबोर्ड का हो, और वो जो आर्टबोर्ड का है वो रूलर का हो। ठीक है जी। सर आवाज़ डबल आ रही है, मुझे चेक करने दें। मेरे पास सिंगल ही आ रही है, दोबारा आप रिफ्रेश करके देख लें, दो टैब ओपन हो आपके पास। ओके, सर रूलर शो करने के लिए सिलेक्ट करना पड़ता है, टूल बार पे लॉक नहीं होता।
रूलर शो करने के लिए सिलेक्ट करना पड़ता है, टूल बार पे लॉक नहीं होता। नहीं, आपने सिंपल कंट्रोल आर प्रेस करना है, उससे आपका रूलर आएगा। आई एम नॉट श्योर आप लॉक किसको कह रहे हो। ठीक है जी। अब आते हैं बाकी चीज़ों के ऊपर। हम सबसे पहले चलते हैं फ़ॉन्ट्स पे। फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कैसे होते हैं, कहाँ से होंगे। इसके लिए जी दो वेबसाइट्स हैं। कल हमने देखी थी गूगल फ़ॉन्ट्स की वेबसाइट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। सिंपल fonts.google.com लिखेंगे आप लोग, उससे आपके इस तरह से एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे टॉप पे उसने कुछ ऑप्शंस दिए हैं आपको अच्छे फ़ॉन्ट्स सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि फ़ॉन्ट्स किस किस किस्म के हैं, या आपको अगर फ़ॉन्ट्स के नाम नहीं पता तो आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सको, ठीक है। यहाँ पे टॉप पे उसने सर्च का ऑप्शन दिया है, अगर कोई स्पेसिफिक फ़ॉन्ट आपने सर्च करना है तो आप वो सर्च कर सकते हो। याद रहे कि दुनिया के सारे फ़ॉन्ट्स यहाँ मौजूद नहीं हैं। यहाँ पे जस्ट 1000 के करीब फ़ॉन्ट्स हैं, तो इसलिए माइट भी कोई फ़ॉन्ट आप सर्च कर रहे हो तो वो यहाँ अवेलेबल ना हो, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे कैटेगरीज दी हुई हैं फ़ॉन्ट्स की। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मल्टीपल कैटेगरीज हैं। ये कैटेगरीज कौन कौन सी हैं इसको हम टाइपोग्राफी में पढ़ेंगे। फिलहाल नाम से जो समझ आ रही है हमें वो हैंड राइटिंग वाली सिर्फ है। बाकी डिस्प्ले सेरिफ, सेंस सेरिफ, मोनो स्पेस क्या होता है कुछ नहीं पता। सिर्फ हैंड राइटिंग वाली जो है उसका हमें समझ आ रही है कि ये हाथ से लिखे हुए जो फ़ॉन्ट्स होती हैं वो चीज़ आ रही है, ठीक है। तो मैं इस बाकी सारे को अनचेक कर रहा हूँ, और जस्ट हैंड राइटिंग वाले जो हैं उसको मैंने यहाँ पे चेक किया हुआ है। तो ये देखें, इस तरह से हमारे पास इस तरह की फील आ रही है, चीज़ हाथ से लिखी हुई है। तो कल जो आप लोग वो सिग्नेचर वाला देख रहे थे तो उस इस तरह के फ़ॉन्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि नहीं, मैंने जो अपना टेक्स्ट लिखना है वो मैंने देखना है कि वो कैसा लगेगा, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि जो मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ वो कैसा लगेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल अपना कोई भी यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं इस तरह से, और नीचे आप चेक कर सकते हैं कि अच्छा अब ये नाम कैसा लगेगा जब मैं इसको फ़ॉन्ट में लिखूंगा, ठीक है। तो उससे आपको ज़रा क्लियर आइडिया हो जाता है। ये मैंने टॉप पे यहाँ पे उसने टेक्स्ट दिया हुआ लिखने के लिए, आपको लोगो क्रिएट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे भी आप इस तरह से टेक्स्ट लिख सकते हैं और फिर उसके बाद आप अपना जो भी फ़ॉन्ट है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे उसने लैंग्वेज दी हुई है कि आपने अगर इंग्लिश में नहीं लिखना, कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज का आपको फ़ॉन्ट चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको कि थिकनेस वगैरह ज़्यादा चाहिए, विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए फ़ॉन्ट की, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। इसको करने के लिए मैं ये सारा कुछ ऑन करता हूँ ताकि हमारे फ़ॉन्ट ज़्यादा हो जाए, और यहाँ से फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से फॉर एग्जाम्पल थिकनेस ज़्यादा करता हूँ कि ज़्यादा थिक फ़ॉन्ट मुझे मिले जो ज़्यादा बोल्ड होते हैं। तो ये देखें, मैं यहाँ इसको मूव कर रहा हूँ तो इससे नीचे मुझे सारे थिक फ़ॉन्ट दे दिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से थिकनेस ख़त्म कर देता हूँ और विड्थ ज़्यादा रखता हूँ कि मुझे ज़्यादा विड्थ वाले फ़ॉन्ट चाहिए, कम विड्थ वाले चाहिए, तो ये सारे कम विड्थ वाले फ़ॉन्ट हैं। याद रहे, कम विड्थ वाले फ़ॉन्ट वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पे हमारे पास जगह कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे थे, यहाँ हमें साइज़ बड़ा चाहिए था लेकिन जगह ज़रा कम चाहिए, जगह ज़रा कम थी हमारे पास। सो इसलिए हमने ज़रा कंडेंस्ड फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं ताकि यहाँ पे ईज़िली वो पूरे आ जाएँ, ठीक है। ये कंडेंस्ड फ़ॉन्ट नॉर्मली एक टर्म यूज़ होती है उन फ़ॉन्ट्स के लिए जिनकी विड्थ कम होती है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा लेंथ में ज़्यादा नहीं होते। यहाँ पे देखें ये सारे कंडेंस्ड हैं, कम जगह ले रहे हैं और लेटरिंग इनकी पूरी आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें बहुत ज़्यादा आपस में करीब करीब है, ठीक है। या इस तरह के फ़ॉन्ट्स में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिखते, जस्ट 1-2 वर्ड्स या 3-4 वर्ड्स तक हम नॉर्मली जाते हैं क्योंकि इस तरह का टेक्स्ट पढ़ना मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं फ़ॉन्ट की, इसको थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, थोड़ा प्ले कीजिएगा, आपको मल्टीपल फ़ॉन्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके अलावा अभी आपके डिज़ाइंस के लिए आप जो फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हो उसमें एक आपको मैंने कल बताया था, मॉन्ट सेरिट फ़ॉन्ट है ये। मैं ओपन करके दिखाता हूँ, ये जिसका नाम है, ठीक है, माउंट सेरिट। ये अपने पास डाउनलोड कर लें, ये काफ़ी प्रोफेशनल फ़ॉन्ट है, काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। एक फ़ॉन्ट अपने पास ये डाउनलोड कर लें, यहाँ से डाउनलोड होकर डाउनलोड फैमिली पे क्लिक करेंगे आप, ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको ओके करें और इस तरह से सारे आपके पास फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे इसके। आप चाहें तो सारे डाउनलोड कर लें, अगर सारे नहीं करना चाहते एटलीस्ट ब्लैक वर्जन, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, लाइट और नॉर्मल वगैरह जो इसका रेगुलर वर्जन है वो एटलीस्ट कर लें। कोशिश करेंगे सारे ही हो जाएं क्योंकि कभी पता नहीं होता कभी कौन सा आपने यूज़ करना है, कभी कौन सा यूज़ करना है। तो जो भी फ़ॉन्ट आप डाउनलोड कर रहे होंगे इसके अंदर से आप सिंपल इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आपको नीचे बता रहा है कि फ़ॉन्ट देखने में कैसा लगेगा, और साथ में इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो फ़ॉन्ट आपकी लाइब्रेरी में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। कोई इतना टेक्निकल नहीं है चीज़, सिंपल क्लिक्स हैं। और फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करने के बाद आपने अपने इलस्ट्रेटर को एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेना, उसको क्लोज़ करके दोबारा ओपन करेंगे तो फ़ॉन्ट्स आपकी लाइब्रेरी में आ जाएंगे। जो न्यू वर्जन है इलस्ट्रेटर का माइट भी उसमें आपको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत ना पेश आए,
लेकिन अगर आपको इलस्ट्रेटर में आपका फ़ॉन्ट जो न्यू आपने फ़ॉन्ट रखा है वो नज़र नहीं आता, तो आपने एक दफ़ा अपने इलस्ट्रेटर को रीस्टार्ट कर लेना। पीसी को रीस्टार्ट नहीं करना, जस्ट अपने सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट कर लें, इलस्ट्रेटर को बंद करें, दोबारा ओपन कर लें, तो उससे आपका ओवरऑल जो फ़ॉन्ट है वो आपकी लाइब्रेरी में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और फ़ॉन्ट मैं आपको बता देता हूँ जो हम लोग यूज़ करते हैं। ये एक फ़ॉन्ट है प्ले फेयर। ठीक है, प्ले फेयर डिस्प्ले, ये फ़ॉन्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने पास। ये फ़ॉन्ट भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ये मुझे क्यों अच्छा लगता है, एक तो ये बहुत डिसेंट सा फ़ॉन्ट है, फैशन स्टाइल्स में या टाइपोग्राफी में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और एक इसके अंदर बड़े मज़े की चीज़ जो है वो ये है कि ये इसका एंड जो लिखा है वो बहुत मज़े का है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो ये देखें इसका जो एंड उन्होंने बनाया हुआ है, तो ये बहुत मज़े का है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल डिज़ाइन में बड़ा इफेक्ट आता है इसका। अगर हम इस तरह से एंड लिखें, आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो, एंड की जगह अगर ये आप स्टाइल लिखते हो, तो ये ओवरऑल आपके डिज़ाइन को एक अच्छी लुक दे देता है। तो ये दो फ़ॉन्ट्स एटलीस्ट अपने पास कोशिश करें डाउनलोड कर लें। इसके अलावा आप बीबस फ़ॉन्ट अपने पास रखें। ठीक है, मैं 3 फ़ॉन्ट्स आपको बता रहा हूँ जो आपके सिस्टम में होने चाहिए। ठीक है, ये लोगो डिज़ाइन में आपके नॉर्मली यूज़ होंगे ये फ़ॉन्ट्स। अगर ये 3 फ़ॉन्ट्स अपने पास आप रखते हो, तो काफ़ी हद तक आपके डिज़ाइंस जो हैं वो देखने में बेहतर हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो तीनों फ़ॉन्ट्स के आप लोगों ने अगर नाम नोट कर लिए हैं तो मुझे कमेंट्स में बता दें कि हमारे पास फ़ॉन्ट्स के नाम आ गए हैं। ठीक है, एक हमने मॉन्टसेरेट फ़ॉन्ट किया है, एक हमने प्ले फेयर फ़ॉन्ट किया है और एक हमने बीबस फ़ॉन्ट किया है। ठीक है, बीबर फ़ॉन्ट की एक बात है कि वो सिर्फ आपके अपर केस में होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लोअर केस में नहीं आता है, ये सिर्फ टेक्स्ट को अपर केस में ही लिखता है। ठीक है, ठीक है जी, मैं साथ साथ कमेंट्स देख लें तो आपके ठीक हो गया। सर ये लेक्चर कब तक रहेगा? मेरे ख्याल में ये भी 9 बजे तक ही होगा। ठीक है, सर इफ़ यू डोंट माइंड आर्टबोर्ड के फिर बता दें किस तरह लेना है आर्टबोर्ड, पूरा आर्टबोर्ड क्रिएट करने का या आर्टबोर्ड साइज़ क्या पूछ रहे हैं आप? सर हम आर्टबोर्ड को मूव करेंगे तो रूलर इफेक्ट होगा? नहीं, कुछ नहीं होता, बेफिक्र हो जाए, आप आर्टबोर्ड मूव करते रहें, कुछ नहीं होता रूलर को। सर कर लिए नोट, ठीक हो गया जी सर, आ गया है नेम। ठीक है जी, तो आपने नेम नोट कर लिए बस। ठीक है, आपने गूगल फॉन्ट्स को फ़िलहाल इतना यूज़ करना है। इसके अलावा अगर आप कहते हैं कि हमें और फॉन्ट्स बताते हैं तो एक और फॉन्ट लिख लें, रोबोटो फॉन्ट। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा, ये भी एक अच्छा फ़ॉन्ट है, ये भी यूज़ होता है, बट इससे ज़्यादा प्रेफर मैं मॉन्टसेरेट को करता हूँ, वो ज़रा देखने में थोड़ा सा बेहतर है इससे। ठीक है, आपको शायद दोनों में फ़र्क पता ना चले, मैं यहाँ आपको दोनों फ़ॉन्ट्स ओपन करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास मॉन्टसेरेट है और ये आपके पास रोबोटो है। देखने में बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है, मॉन्टसेरेट की थोड़ी सी जो विड्थ है वो ज़्यादा है। अच्छा जी, हो गए डाउनलोड तीनों सर, माशाल्लाह से बहुत स्पीड में जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक सेकंड में देख लूँ, अगर ये जी एक और ये फ़ॉन्ट है, ये भी अच्छा फ़ॉन्ट है, इसको भी अगर आप देख लें, पॉपिंस नाम है इसका। ठीक है, इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, भी ऑलमोस्ट मॉन्टसेरेट की तरह ही है। ठीक हो गया, आगे चल के आपको शायद फ़ॉन्ट्स में ज़्यादा फ़र्क फ़ील होना शुरू हो जाए, फ़िलहाल आपको सारे फ़ॉन्ट्स एक ही तरह के लगेंगे। ठीक है जी, ये हो गए यहाँ तक के जो प्रोफेशनल फ़ॉन्ट्स होते हैं। आप चाहें तो इन फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करके अपने पास रख लें और साथ साथ जब भी हम डिज़ाइन अभी क्रिएट करेंगे उसको यूज़ कर लें। आगे चल के टाइपोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि फ़ॉन्ट्स चेंज करने से कितना फ़र्क आता है। ये देखें, इसका जे किस तरह का है, पॉपिंस का, और रोबोटा का प्रॉपर जे लिखा हुआ है। ठीक है, इसका अजीब सा वो एक लाइन ही उसने लिखी हुई है। ओके, उसके अलावा एक और वेबसाइट है जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फ़ॉन्ट्स के लिए यूज़ होती है, जहाँ पे आपको बिल्कुल न्यू न्यू फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे होते हैं जो डेली लाइफ में लोग यूज़ नहीं करते, जिसका नाम है 1001 फ्री फॉन्ट्स। ठीक है, इसका मैं नाम यहाँ पे आपके पास लिख देता हूँ ताकि आप और क्लियर करके इसे देख सकें। ठीक है जी, ये नोट कर लें अपने पास, 1001 फ्री फॉन्ट्स। सर आर्ट बोर्ड का प्रेजेंटेशन व्यू जो उसमें साइज़ तो चेंज नहीं होता? नहीं नहीं, वो सिर्फ आपको दिखा रहा होता है कि फाइनल डिज़ाइन कैसा लगेगा, उससे साइज़ वगैरह चेंज नहीं हो रहा होता। ठीक है, अच्छा जी, जुमे की नमाज़ अभी तो नहीं होती, मेरे ख्याल में 1 डेढ़ बजे तक होती है, उससे पहले आपका लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। सर मेरे पास डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा। डाउनलोड का ऑप्शन बिल्कुल आपके
टॉप राइट साइड पे होता है यहाँ पे, ठीक है। ये आप क्लिक करेंगे, जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड फैमिली का ऑप्शन आ रहा होता है। ओके जी, अब आते हैं इस साइट के ऊपर। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो टॉप पे इसने मल्टीपल आपको कैटेगरीज दी हुई हैं, बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं इसके अंदर, हर तरह के फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं। ये देखें, ऑलमोस्ट यहाँ पे 2500 न्यू फ़ॉन्ट्स आए हुए हैं, सॉरी 2500 पेजेस पे फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं, और हर पेज के ऊपर यहाँ पे तकरीबन 10 फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करते रहें तो अच्छे खासे फ़ॉन्ट्स बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है, आपको 3D फ़ॉन्ट चाहिए, आप क्लिक करेंगे यहाँ पे 3D फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये देखें कितने मज़े मज़े के फ़ॉन्ट इसके अंदर मौजूद हैं। आप इन फ़ॉन्ट्स को ट्राई करें, इनके साथ प्ले करें। इसके अलावा यहाँ पे जो अच्छी कैटेगरीज़ हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक ब्लैक लेटर बहुत अच्छी कैटेगरी है, ठीक है। इसके अंदर बड़े अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं, इनकी कैलीग्राफी के लिहाज से बहुत अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं ये। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे ब्रश फ़ॉन्ट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इसको अपडेट कर लें और नीचे आपको आपका जो टेक्स्ट लिखा होगा वही दिखा देगा इसके अंदर। फॉर एग्जांपल कोई अगर टेक्स्ट नहीं दिखा रहा, फॉर एग्जांपल ये फ़ॉन्ट है तो इस पर इसको डाउनलोड ना कीजिएगा, माइट भी इसमें एरर आ सकता है क्योंकि ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। दोनों का नाम लिख दें, ओके लीव इट सर। गूगल सिंपल, आप गूगल फॉन्ट्स लिखोगे तो दूसरे वाला भी आ जाएगा। प्ले फेयर डिस्प्ले ये वाला डाउनलोड करना है जी, बिल्कुल पहला जो आएगा प्ले फेयर उसको डाउनलोड करना है, ठीक है जी। तो इस तरह से ब्रश फॉन्ट्स के अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा मैं ये आपको सिर्फ कैटेगरीज बता रहा हूँ जिसके अंदर अच्छे अच्छे फॉन्ट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट कैलीग्राफी है, ठीक है। इसमें भी ऑलमोस्ट ब्रश वाले फॉन्ट्स की ही तरह फॉन्ट्स मौजूद है। ये असल में ये वाले फॉन्ट्स आपके लोगोज में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसके अलावा फैंसी फॉन्ट्स में हैं, ठीक है। उन्होंने मिक्सअप किए हैं सारे फॉन्ट्स। और इसके अंदर आपको मॉडर्न फॉन्ट्स मिलेंगे, ठीक है। इसकी कैटेगरी को देखिएगा, इसके अंदर बहुत अच्छे फॉन्ट्स हैं, ठीक है। देखें, अब आप इस तरह के फॉन्ट्स अगर यूज़ करते हैं, क्लाइंट ज़रा नया कुछ देखता है तो उसको पता चलता है कि अच्छा कोई काम हुआ है इसमें, ठीक है। अगर आप वही फॉन्ट्स एरियल वगैरह यूज़ करते रहेंगे जो ऑलरेडी आप हर जगह पे यूज़ करते हैं, या कैलबरी फॉन्ट यूज़ करेंगे, टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करेंगे जो डेली बेस पे आप एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, तो उन फॉन्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कोई न्यू लुक नहीं आती, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे कि यहाँ से हम नए नए फॉन्ट्स डाउनलोड करें और उनको यूज़ करें, ठीक है। ये देखें, मोस्ट वांटेड जो गेम थी उसका ये फ़ॉन्ट पड़ा हुआ है। अगर आप में से किसी को याद हो, नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड के ये फ़ॉन्ट्स पड़े हैं, अपना नाम इसमें इवन के चाहे लिख सकते हैं। और कौन कौन से फ़ॉन्ट हैं इसके अंदर, नॉर्मली यही यूज़ होंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई नाम के साथ सर्च करना चाहें कर सकते हैं। हैंड राइटिंग के फ़ॉन्ट्स के अंदर बहुत अच्छे मौजूद हैं, तकरीबन ये देखें 3500 या 4 ऑलमोस्ट 4000 फ़ॉन्ट्स हैंड राइटिंग के इसके अंदर हैं, ठीक है। आप यहाँ से मल्टीपल पेजेस पे जाके देख सकते हैं मोर फॉन्ट्स के लिए, ये देखें, ठीक है। डाउनलोड करने का सिंपल वही मेथड है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, उसका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से, और वही इंस्टॉल करके आप फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये फ़ॉन्ट्स वाली चीज़ क्लियर है तो बता दें, इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो पूछ लें, मैं साथ साथ कमेंट्स देख लेता हूँ। सर जो लोगो लगाया था बिज़नेस कार्ड पर आपने, जब हम डाउनलोड करते हैं गूगल से किसी कंपनी का लोगो हो जाता है, वो आर्टबोर्ड पर फिट करना मुश्किल हो जाता है, मींस लोगो नहीं डाउनलोड होता। लोगो डाउनलोड नहीं होता, आप सिंपल गूगल पे सर्च करें किसी नॉर्मल कंपनी का, जैसे कोकोला है, ठीक है, पेप्सी है, रोलेक्स है, या कोई भी इस तरह की कंपनी जो नॉर्मल यूज़ होती है, उसके लोगो आपको अच्छी क्वालिटी के अंदर मिल जाएंगे। और उसको सेव एज़ इमेज करना, ठीक है। सेव एज़ इमेज आप उसको सेव करेंगे और फिर आप इंपोर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा। सर फॉन्ट्स डाउनलोड करने के बाद अप्लाई कैसे करते हैं, अच्छा अप्लाई कैसे करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से कुछ अच्छे से फॉन्ट्स देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं देखता हूँ कोई डिसेंट सा फॉन्ट हो, यहाँ से इंस्टॉल करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो यूज़ कैसे होगा। फॉर एग्जांपल ये वाला फॉन्ट है, इसको डाउनलोड करते हैं यहाँ से, वर्टिगो नाम है इसका, इसको ओपन ओके किया और इसमें से इसका कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल मैं इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। इंस्टॉल हो गया मेरे पास, इसका एक बोल्ड वर्जन है, ये भी इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक हो गया। वापस आते हैं यहाँ पे, एक नया आर्टबोर्ड क्रिएट करके चेक कर लेता हूँ कि ये फॉन्ट अभी मेरे पास आया है या नहीं आया। करेक्टर में गए,
यहाँ पे लिखा वर्टिगो, तो ये फ़ॉन्ट मेरे पास आ गया जो भी हमने डाउनलोड किया। ठीक हो गया। अगर आपके पास नहीं आता, आप एक दफ़ा इलस्ट्रेटर को रिस्टार्ट करें तो आपके पास ही फ़ॉन्ट आ जाएगा। सर कैसे पता चलता है कौन सा डिज़ाइन के लिए कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है, मीन सूटेबल कौन सा होगा? ये हम टाइपोग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है? उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा फ़ॉन्ट कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ यहाँ से और अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ों के ऊपर। फ़ॉन्ट्स डाउनलोड हमारे पास हो गया है। नेक्स्ट हम लोग लेयर पैनल को मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। लेयर पैनल आप लोगों में से कुछ बच्चों को इशू आ रहा था। लेयर पैनल जी सिंपल, आप विंडोज़ में जाओगे और आपको यहाँ से लेयर पैनल मिल जाएगा, ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपकी सारी लेयर्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ से आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है ताकि आपकी जितनी भी आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं वो सारे इस लेयर में आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है? हमने यहाँ पे इस रेक्टेंगल को लॉक किया हुआ था, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है आपने किसी चीज़ को लॉक करना है, बैकग्राउंड को लॉक करना है। जो चीज़ सबसे एंड पे है इसका मतलब है सबसे नीचे पड़ी हुई है, ठीक है? अगर आप इस चीज़ को उठा के टॉप पे ले जाएंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगी इस तरह से, ठीक है? इसको मूव करके एक स्टेप पीछे लाएंगे, थोड़े और स्टेप पीछे लाएंगे तो चीज़ें इस तरह से मूव करके देखें आगे पीछे आती जाएंगी, ठीक है? सॉरी, यहाँ से मूव नहीं हुआ, इसको हम लाते हैं इस जगह पे, ये देखें साथ साथ मूव होती जाएगी और जिस तरह ये पीछे जाएगी बाकी वाली चीज़ें उसके टॉप पे आती जाएंगी, उसको बिल्कुल एंड पे ले जाएंगे तो सबसे एंड पे चली जाएगी। ठीक है, इस तरह मूव करने की यूज़ आती है। उसके अलावा आपने कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है यहाँ से डायरेक्टली, तो आप सिंपल उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे हम राउंड पे क्लिक करते हैं तो वो चीज़ यहाँ सेलेक्ट हो जाती है और आप जो भी इस पर काम अप्लाई करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपके पास यहाँ पे हाइड और व्यू का ऑप्शन है कि आपने कोई चीज़ हाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक करता हूँ, ये हाइड हो जाती है, ये डिलीट नहीं होती, हाइड हो रही है, ठीक है? डिलीट करना है तो आपने यहाँ से इसको मूव करके इधर से डस्टबिन में डालेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी, या सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करेंगे ये वाला तो भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है? ओके, आई होप यहाँ तक आपको लेयर पैनल क्लियर होगा, ठीक है? और इसके अंदर लॉक वाली चीज़ है हमने देख ली है, हाइड और व्यू वाली चीज़ है, ठीक है? सिलेक्शन है। आप चाहें तो लेयर्स का नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? किसी लेयर का नाम चेंज करना, डबल क्लिक करें उस पर, यहाँ से लेयर का नाम चेंज कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इमेज रखा हुआ है तो हम इसको कह सकते हैं डिज़ाइन, कि जो हमने डिज़ाइन किया हुआ है ये वो चीज़ है, ठीक है? इसमें से लेयर्स के नाम भी रख सकते हैं आप ताकि जब हज़ारों लेयर्स हों तो वहाँ पे ईजी हो आपके पास चीज़ों को मैनेज करना। ठीक हो गया? ओके, अब मैं आप लोगों के साथ साथ कमेंट्स देख लेता हूँ। सर आपने लोगो डिज़ाइन करना सिखाना है ना अभी? जी मैंने इसको पढ़ाना है अभी, तो लोगो डिज़ाइन का पूरा वीक रहता है हमारा, वो एक हफ्ते पे मुश्तमिल पूरा एक समझने के चंक है जो हमने लोगो डिज़ाइन पे पढ़ना है। सर लॉरम इप्सम नहीं आता यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में, वो कैसे इंटर करेंगे? लॉरम इप्सम जो है आपके जो न्यू वर्जन्स हैं उसमें आता है। मैंने एक वेबसाइट वैसी रखी हुई है, आप सिंपल गूगल पे सर्च कर लो लॉरम इप्सम टेक्स्ट तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक वेबसाइट है इस तरह से लॉरम इप्सम टेक्स्ट की, ठीक है? उसके अंदर उन्होंने ऐसी टेक्स्ट लिख के रखा हुआ है। ये देखने में ऐसा लगता है कि प्रॉपर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में जस्ट लॉरम इप्सम का उन्होंने ऐसे टाइप करके लिखा हुआ है कि जिससे ऐसा लगता है कि प्रॉपर कोई सेंटेंस है, ठीक है? तो ये सारे इस तरह से इन्होंने टेक्स्ट बनाए हुए हैं। सर अटेंडेंस लिंक नॉट वर्किंग, आप दोबारा ट्राई कर लें। कुछ बच्चों ने अभी तक अटेंडेंस मार्क कर ली है, अगर किसी की नहीं हुई तो सर हारून को मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आप पेज रिफ़्रेश करके देखें, उन्होंने ओपन कर दी है। ठीक है जी। यहाँ से आई होप आप लोगों को लेयर पैनल क्लियर हो गया होगा, अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जी, यहाँ से प्लेस का फंक्शन देखते हैं, ठीक है? प्लेस का फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ क्या काम करता है। नॉर्मली आप जब इमेजेस ऐड कर रहे होते हैं तो आपको इशू आता है इमेज ऐड करने में कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ से एक सेकंड एक आर्टबोर्ड क्रिएट कर लूँ। ओके, यहाँ पे हमने कोई इमेज ऐड करना, नॉर्मली हम लोग ये कर रहे हैं कि अभी यहाँ से जस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं इस तरह से, ठीक है? कॉपी किया, पेस्ट किया और हमारा इमेज ऐड हो जाता है। एक और बेहतर जो तरीका है इसमें इमेज ऐड करने का, ये मैंने पहले नहीं बताया था, थोड़ा सा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। सिंपल फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से प्लेस पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास यहाँ पे प्लेस का ऑप्शन आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करेंगे तब भी आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे सिंपल क्लिक करें और जो भी इमेज आपने ऐड करना है उस पर डबल क्लिक करें, ठीक है? अब आपका इस तरह से एक कर्सर बना आ रहा होगा जिसके साथ आपका इमेज है, वो आपसे पूछ रहे हैं आपने इमेज प्लेस कहाँ पे करना है। अभी मैंने कोई क्लिक नहीं किया हुआ, सिंपल माउस के साथ खुद ब खुद इमेज बना हुआ आ रहा है।
अब मैंने इमेज जहाँ प्लेस करना है उसके लिए मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये सिंपल इस तरह से इमेज मेरा यहाँ पे प्लेस कर देगा। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जूम इन जूम आउट करके इमेज छोटा बड़ा नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली इमेज आपका प्लेस हो जाता है। और दूसरी अच्छी बात ये है कि ये इमेज की प्रोपोर्शन के अंदर उस इमेज को पेस्ट करता है। दोबारा देख लें, अटेंडेंस लिंक काम कर ठीक हो गया, अटेंडेंस डन होगी, लेयर पैनल दोबारा बता दें, लाइट चली गई थी, आप वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के अंदर मौजूद है चीज़। ठीक है, ये दोबारा देखिएगा, फाइल में जाते हैं, यहाँ से हम प्लेस में जाएंगे। ठीक है, और कोई भी इमेज आपने सेलेक्ट करना है उस पर डबल क्लिक करें, वो आपके माउस के साथ इस तरह से बना आ जाएगा। ठीक है, कर्सर के साथ। और सिंपल आपने अब इसको प्लेस करना है तो उसके लिए आप क्लिक करके ड्रैग करोगे। ठीक है, यूँ, और आपका जिस भी जगह पे आपको इमेज चाहिए वो इमेज इस तरह से आ जाएगा और वही बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे उसकी ओपन हो जाएंगी। ठीक है, ओके। तो ये ओवरऑल आपका प्लेस का ऑप्शन है। अगर ये क्लियर हो गया तो बता दें। मेरे ख्याल में डबल इमेज के साथ भी काम करता है, मैं ये आपको दिखा देता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल हम दो इमेजेस सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट प्रेस करके, ठीक है, मैंने दो इमेजेस सेलेक्ट किए हैं। पहला इमेज प्लेस किया यूँ, ठीक है, और अब ये दूसरे की भी ऑप्शन दे रहा है मुझे साथ में ही, तो आप दो से ज़्यादा इमेजेस भी प्लेस कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, अगर आप मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे ऐड कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी चीज़ काम आ जाएगी। अगर ये क्लियर है तो कमेंट्स में क्लियर लिख दें, फिर हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। ठीक हो गया, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, साथ मुझे बताते जाए, हम उसको कवर कर लेंगे। ओके, प्लेस हो गया है हमारे पास। नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग देखते हैं जी आउटलाइन प्रीव्यू को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक शेप क्रिएट करता हूँ और उसका स्ट्रोक बहुत ज़्यादा इस तरह से। ठीक है, और मैं इन शेप्स को इस तरह से यूं करके कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ फ्रेम्स बना रहा हूँ और उसमें प्लेस कर रहा हूँ। और मुझे थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि ये मुझे पता नहीं चल रहा कि इसका स्ट्रोक इतना ज़्यादा है, ये कहाँ पे बिल्कुल इसके साथ इक्वल आएगा। ठीक है, या ये वाला है तो ये बिल्कुल इक्वल इसके कहाँ पे एग्जैक्टली आएगा, क्योंकि स्ट्रोक बहुत ज़्यादा है तो इसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए इलस्ट्रेटर ने एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको आउटलाइन प्रीव्यू का। क्या वहाँ पे जस्ट आउटलाइंस देखते हैं चीज़ों की, तो वो आता कहाँ से, वो सिंपल कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे आप। ठीक है, कंट्रोल वाई, तो इस तरह से आपके पास एक प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो हमारे पास चीज़ें ज़रा दूर दूर पड़ी हुई हैं। आप यहाँ पे मूव करके इजीली इस तरह से बड़ा आप आराम से इसको जूम इन करें, और जहाँ पे आपको लगता है बिल्कुल चीज़ ठीक आ रही है तो आप वहाँ पे इसको ओके कर दें। ठीक है, और दोबारा कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो ये देखें आपको एग्जैक्ट जो चीज़ चाहिए वो मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से अगर हम चीज़ें प्लेस करें, हमसे नहीं एग्जैक्ट जगह पे प्लेस हो रही, अब नहीं आइडिया हो रहा कि एग्जैक्ट वो कॉर्नर कहाँ पे बनता है, तो कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जाके आप इसको इस तरह से एडजस्ट करें, वापस आएँ, कंट्रोल वाई प्रेस करें, और ये आप अपने एक्चुअल प्रीव्यू के अंदर इसको देख सकते हैं। पेन टूल के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, जहाँ पे आप इलस्ट्रेशन वगैरह क्रिएट करोगे, वेक्टर आर्ट क्रिएट करोगे, तो वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पेश आएगी आउटलाइन प्रीव्यू की। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट जगह प्लेस होती हैं, क्योंकि उनका जस्ट आउटलाइन नज़र आ रही होती है, उस पर कोई भी कलर वगैरह कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आता, जस्ट शेप की आउटलाइन नज़र आ रही होती है। ठीक है, कंट्रोल वाई वापस प्रेस करेंगे तो आप नॉर्मल प्रीव्यू के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, सर हमारे आइकन ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं होते? आप एसवीजी में डाउनलोड किया करें उसको। आप जेपैग में या पीएनजी में करते होंगे तो माइट भी उसमें इशू आ रहा होगा। आप एसवीजी में डाउनलोड करें, वो ट्रांसपेरेंट ही आएंगे। ओके जी, आउटलाइन प्रीव्यू हमने देख लिया, और इसमें ज़्यादा आउटलाइन प्रीव्यू में कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है, सिर्फ इसका फ़ायदा ये है कि आपको स्ट्रोक्स के अंदर चीज़ नज़र आ जाती है और आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ज्वाइन को देखते हैं, ये थोड़ी सी न्यू चीज़ है आपके लिए, इसको देख लेते हैं ज्वाइन कैसे काम करता है। सिंपल हम लोगों ने यहाँ से एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं इस तरह से, इसमें कलर कर लेते हैं, इसका स्ट्रोक ख़त्म कर रहा हूँ और इसके अंदर एक कलर कर रहा हूँ।
और स्ट्रोक थोड़ा सा हम इस तरह से ऐड करें कि हाँ स्ट्रोक होना ज़रूरी है। ओके, अब ये हमारे पास एक शेप आ गई है। इसके अंदर से मैं एक इसका जो एंकर है वो डिलीट कर रहा हूँ, तो मेरे पास टेक्निकली एक ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ये मेरे पास एक ट्राइंगल आ गया। लेकिन इस ट्राइंगल के अंदर एक इशू है। कोई बता सकता है क्या इशू है इस ट्राइंगल के अंदर? ट्राइंगल में बड़ा एक मेजर इशू है। अगर हम देखें तो हमारे पास ट्राइंगल में प्रॉब्लम आ रही है, एक चीज़ मिसिंग है इसके अंदर। स्ट्रोक क्रिएट कैसे करते हैं? स्ट्रोक क्रिएट सिंपल, आपके पास जो शेप होती है इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये शेप है। अभी फ़िलहाल मैं इसमें स्ट्रोक ख़त्म कर देता हूँ लेट्स से। ठीक है, अभी इसमें कोई स्ट्रोक नहीं है। स्ट्रोक ऐड करने के लिए आप यहाँ से स्ट्रोक ऐड करेंगे, टॉप पे ऑप्शन आ रहा है स्ट्रोक ऐड करने का। ठीक है, और यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक स्ट्रोक नहीं है इसका, जी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब आप लोग जाग रहे हैं, इसमें एक स्ट्रोक मिसिंग है। तो वो स्ट्रोक कैसे ऐड करेंगे, उसको कैसे पूरा करेंगे? तो उसका तरीका ये है कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके एक पॉइंट ये वाला एंकर पॉइंट, ठीक है, और शिफ्ट प्रेस करके दूसरा ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और राइट क्लिक करके ज्वाइन। अब जो ज्वाइन किया है तो इसके अंदर उसने खुद ब खुद एक लाइन ऐड कर दी है दोनों एंकर पॉइंट्स के दरमियान। क्या हुआ है दोबारा देख लें। इस तरह से हम लोगों ने एक शेप क्रिएट की। यहाँ तक आपको आता है कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल डिलीट करके। मसला ये है इसके अंदर कि यहाँ पे जो लाइन है, यहाँ पे स्ट्रोक की लाइन मिसिंग है क्योंकि हमने वो पाथ डिलीट कर दिया। तो वो पाथ लाने के लिए, वो चीज़ ऐड करने के लिए हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से इसका एक ये वाला एंकर पॉइंट शिफ्ट प्रेस करके ये वाला एंकर पॉइंट दोनों को सिलेक्ट किया, यानी कि दोनों सिलेक्टेड हो गए। ये देखें दोनों ब्लू कलर में है, ठीक है, डार्क ब्लू में। और ये वाला जो है ये वाइट में है, तो इसका मतलब ये सिलेक्टेड नहीं है, ये दोनों सिलेक्टेड है। और राइट क्लिक करके ज्वाइन। अब क्या हुआ, आपके उसके दोनों एंकर पॉइंट्स को उसने ज्वाइन कर दिया है और आपके पास एक कंप्लीट ट्राइंगल क्रिएट हो गया। इसके अलावा आप और तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये शेप है और आपके पास एक और इस तरह से शेप है ये वाली। ठीक है, और आप सिंपल इसके एक एंकर पॉइंट ये वाला सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट प्रेस करके एक एंकर पॉइंट ये वाला सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों आपस में इस तरह ज्वाइन हो जाएंगी। और सेम फॉर दीज, दोनों को सिलेक्ट किया शिफ्ट प्रेस करके, राइट क्लिक करके ज्वाइन किया और ये दोनों इस तरह से आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। तो ये कस्टम शेप्स क्रिएट करने के लिए नॉर्मली यूज़ होता है। एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं इसको। एलिप्स टूल में जाते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग इस तरह क्रिएट करते हैं। ठीक है, और बॉटम पे सिंपल ये वाला फॉर एग्जांपल मैं डिलीट करता हूँ और उसके बाद एक कॉपी इसकी क्रिएट की। ठीक है, यानी कि सेमी सर्कल वगैरह के अंदर भी ये काम करेगा। और इस बार ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया और यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके ज्वाइन किया तो एक ये शेप बन गई। और सेम उसी तरह से ये एंकर पॉइंट शिफ्ट प्रेस करके ये वाला एंकर पॉइंट राइट क्लिक करके ज्वाइन, तो ये एक शेप बन जाएगी। ठीक हो गया। तो आप नॉर्मली दो लाइंस को ऐड करने के लिए इस तरह से ज्वाइन कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। सर तीनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? जिस पे ऑलरेडी लाइन बनी हुई है तो उसको वो सिलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, उसको ज्वाइन नहीं करेगा। वैसे ही अगर हमने इसको ट्राई करना, देख लेते हैं क्या करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम तीन पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट ये सिलेक्ट किया, एक पॉइंट ये सिलेक्ट किया और एक पॉइंट ये सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके ज्वाइन करेंगे तो आपको एरर दे देगा कि भाई दो पॉइंट सेलेक्ट करें, इस तरह मुझे पागल ना करें। ठीक है, तो सिर्फ वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा होता है। ओके, ठीक हो गया सर। गाइड्स किसी स्पेसिफिक एंगल क्रिएट कर सकते हैं? वो उस तरह क्रिएट्स नहीं होंगी। आप अगर स्पेसिफिक एंगल पे क्रिएट करना चाहते हैं, नॉर्मली फिर हम उसके लिए लाइंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम लाइन टूल यूज़ कर लेते हैं स्पेसिफिक एंगल के लिए। सर हमारी शेप्स आपकी तरह सीधी नहीं बनती, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। आप शिफ्ट प्रेस करके चीज़ें क्रिएट किया करें तो फिर वो ठीक बनेंगी। ठीक है, वाओ, ओके सर। स्ट्रेट स्ट्रोक को कर्व में करना हो तो कैसे करेंगे? कर्व्स क्रिएट करने के लिए हम लोग पेन टूल को सीखेंगे, वहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ओवरऑल स्ट्रोक्स कैसे चेंज होंगे। जो स्ट्रेट लाइन होगी वो डायरेक्टली कर्व में कन्वर्ट नहीं होगी क्योंकि इसमें हैंडल्स नहीं आते उस तरह से। तो वो कैसे होता है सारा कुछ वो कमिंग वीक के अंदर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है,
वहाँ पे आप लोग कर्व्स वगैरह क्रिएट कर लोगे। ओके, हमने जॉइन का ऑप्शन देख लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक और मास्किंग का ऑप्शन बहुत ज़रूरी है, ये भी हम देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ। ओके, अब सवाल ये है कि हम किसी शेप के अंदर कोई इमेज फिल करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, आउटलाइन प्रीव्यू था यहाँ पे हमारे पास, टेक्स्ट आउटलाइन नहीं है, जस्ट सेकंड। ठीक है, ओके, यहाँ पे हम लोगों ने फॉर एग्जांपल किसी शेप के अंदर इमेज प्लेस करना, तो मैं यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ, सिंपल सर्कल। ठीक है, और स्ट्रोक इसका बिल्कुल ज़ीरो कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये मेरे पास शेप है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो शेप है ना, ये इमेज से फिल हो जाए, इसके अंदर इमेज आ जाए। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम लोगों ने सिंपल अपना इमेज प्लेस करना है पहले यहाँ पे। ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, ये इमेज मैंने इस तरह से यहाँ पे प्लेस कर दिया और इसको मैंने यहाँ से एम्बेड कर दिया। ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक करके अरेंज और ब्रेंड सेंड टू बैक कर रहा हूँ ताकि बिल्कुल बैक पे चला जाए। ठीक है, और इसको बिल्कुल सर्कल के साइज में लेके आ रहा हूँ इस तरह से। ठीक हो गया, यहाँ तक चीज़ करना बहुत आसान है, ये चीज़ बड़ा आप इजीली कर सकते हैं। आपको ये चीज़ करना आती है कि शेप क्रिएट की और इमेज ऐड की है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। जो गेम है वो आगे की गेम है। आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है शिफ्ट प्रेस करके। ठीक है, दोनों सेलेक्ट हो गए हैं। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, क्लिपिंग मास्क और यहाँ से मेक। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी जो शेप है वो फिल हो जाएगी आपके इमेज से। आपने इसको एडजस्ट करना है, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएंगे और इस तरह से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ दोबारा कर लेते हैं, इसको डिलीट करेंगे। यहाँ से हम लोग स्टार टूल लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसमें स्टार्स ऐड कर देता हूँ इस तरह से। ठीक हो गया, ये एक हमने अजीबोगरीब सी शेप क्रिएट कर ली है। और इसके अब साथ हम लोग यहाँ पे इमेज ऐड करते हैं, प्लेस करेंगे, कोई भी इमेज ऐड कर लें। यही वाला कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने इमेज ऐड कर दिया, एम्बेड कर लें इसको। ठीक है, याद रहे आपका इमेज बैक पे होना चाहिए और आपकी ऑब्जेक्ट जो है या आपकी जो शेप है वो फ्रंट पे होनी चाहिए। तो राइट क्लिक करके अरेंज और सेंड टू बैक, आपकी इमेज जो है वो बैक पे चला गया है और आपका जो ओवरऑल शेप है वो फ्रंट पे है। ठीक है, आइसक्रीम वाला भी आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे इस तरह से आप लोग इसको प्लेस कर लेंगे। अब आपने दोनों को सिलेक्ट करना है। अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं वो सिर्फ शेप को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाते हैं और यहाँ से जाके मुझे कह रहे होते हैं सर जी ये एरर दे रहा है, ये नहीं हो रहा। तो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि आपने इसको बताया नहीं कि किसके साथ मास्क करना है। ठीक है, तो आपने दोनों को सिलेक्ट करना है इस तरह से, ऑब्जेक्ट में जाना है, क्लिपिंग मास्क और मेक। अब ये इस तरह से शेप ऐड कर देगा इसके अंदर और आपका ओवरऑल जो है शेप फिल हो जाएगी आपके इमेज से। ठीक है, ये चीज़ अगर समझ आ गई है तो मुझे बता दें। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके ओवरऑल डिज़ाइंस के लिए, आप इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे डिज़ाइन है। ठीक है, ये एक डिज़ाइन है मेरे पास, इसके अंदर कुछ चीज़ें बाहर जा रही हैं आर्टबोर्ड से। ठीक है, इनको आप क्लिप करके इस आर्टबोर्ड के अंदर ले आते हैं। किस तरह से, जब डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए तो आप सिंपल यहाँ से एक शेप क्रिएट करते हैं, रेक्टेंगल, पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर इस तरह से इसमें कोई भी कलर कर लें और सबको सिलेक्ट करें। ठीक है, राइट क्लिक करें और मेक क्लिपिंग मास्क। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में जाके भी कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, मेक क्लिपिंग मास्क क्लिक किया और ये इस तरह से आप लोगों का जो पूरा डिज़ाइन था वो क्लिप हो गया। आप इसको अनडू भी कर सकते हैं, सिंपल राइट क्लिक करके रिलीज क्लिपिंग मास्क करेंगे तो वो आपका जो क्लिप था जो आपने मास्किंग की हुई थी वो उसको अनक्लिप कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ओवरऑल आप लोग अपने डिज़ाइन को हाइड कर रहे होते हैं जो बाहर जा रहा होता है, ताकि जब क्लाइंट को चीज़ सेंड करें तो वो ज़रा बिखरी बिखरी नज़र ना आए और ओवरऑल आपकी साफ़ सुथरी चीज़ लगे। और वापस इसको रिलीज़ करना हो तो सिंपल राइट क्लिक करके इसको रिलीज़ क्लिपिंग मास्क करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। ठीक है, दोबारा देख लें, सिंपल रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे आपके पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर इस तरह से। और याद रहे कि सबको सेलेक्ट करना है, ये ना सिंपल आप रेक्टेंगल सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें और क्या वो क्लिप नहीं कर रहा, वो क्लिप नहीं करेगा, वो कहेगा मोर देन वन ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपने इन सबको सिलेक्ट किया इस तरह से और राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क, ताकि वो आपके सारी चीज़ों को क्लिप कर दे। ठीक हो गया। सर क्लिपिंग मास्क के बाद क्या करना है? क्लिपिंग मास्क के बाद कुछ नहीं करना। आपने अगर इसको रिलीज़ करना है, इनको एडिट करना है, तो आप राइट क्लिक करके रिलीज़ क्लिपिंग मास्क करोगे तो उससे आपका सिंपल ये जो पूरी मास्किंग है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया। शेप के अंदर कोई और शेप भी प्लेस कर सकते हैं या जस्ट इमेज?
शेप के अंदर कोई शेप प्लेस कर सकते हैं आप पाथ फाइंडर टूल के साथ, ठीक है। कोई भी शेप आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट करते हो, ठीक है। ये शेप फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्रिएट की है, और इसके अंदर आप कोई शेप क्रिएट करना चाहते हैं तो इस तरह से आपके पास एक शेप आ जाएगी। आप इसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी कलर कर लें, ठीक है। या इसको आप डिलीट करना चाहते हैं, दोनों को सिलेक्ट करें, विंडोज़ में जाएं यहाँ से और पाथ फाइंडर और माइनस फ्रंट, ठीक है। ये माइनस फ्रंट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब ये शेप आपकी इस तरह से बन गई है। आप जो चाहें इसके साथ यूँ करके बना सकते हैं, ठीक है, जो भी डिज़ाइन आप चाह रहे हैं। ठीक है, जिस तरह करके आप इसके साथ पैटर्न्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, जितना चाहें आप प्ले करें इसके साथ, ठीक है। पता नहीं क्या अजीब वगैरह सी चीज़ बन गई है, ठीक है जी। ओके, ठीक है। सर किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट को अबाउट हम ऑब्जेक्ट या शेप को ट्रिम कैसे करते हैं? स्पेसिफिक पॉइंट के अबाउट मतलब किस तरह से आप उसको ट्रिम करना चाह रहे हैं? आगे चल के हम इरेजर टूल वगैरह पढ़ेंगे, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट को डिलीट कैसे करना होता है, या कट कैसे करना है, ट्रिम कैसे करना है। वहाँ से माइट भी आपकी चीज़ हो जाए जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। ओके, वाह वाह, ठीक है जी। कुछ नहीं है, ये किसी काम की चीज़ नहीं है। अच्छा, मास्किंग हमारी हो गई है। आप लोगों को आई होप चीज़ें समझ आ गई होंगी मास्किंग की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी प्रॉपर्टीज़ पैनल को। प्रॉपर्टीज़ पैनल आपका नॉर्मली सिंपल किसी भी शेप की प्रॉपर्टी चेक करनी हो आपने, तो विंडोज़ में जाके ये आपका ऑप्शन आता है नीचे प्रॉपर्टीज़ का। अभी मेरा क्योंकि ऑलरेडी ओपन है तो वो क्लोज़ हो जाएगा। मैं दोबारा ओपन करता हूँ विंडोज़ में जाके प्रॉपर्टीज़। ये सारी यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ दे रहा है। इसकी साइज़ क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, कितना रोटेट होगा, और कितना फिल है इसके अंदर, स्ट्रोक क्या है, ओपेसिटी कितनी है इसकी, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मौजूद हैं प्रॉपर्टीज़ पैनल के अंदर। पुराने वर्जन्स में ये अपीयरेंस के नाम से है, वहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के नाम से, ठीक है। अपीयरेंस मिलता है अपीयरेंस कर लें, प्रॉपर्टीज़ मिलता है तो प्रॉपर्टीज़ से इसको यूज़ कर लें। इसके अलावा इमेज की अगर फॉर एग्जांपल आप प्रॉपर्टीज़ देखना चाहें, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। यहाँ से हम प्लेस करते हैं इमेज, इसको एम्बेड किया, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे आपको चीज़ें नहीं मिल रही होती इमेज मास्क वगैरह करने की, तो आप सिंपल यहाँ से विंडोज़ में जाके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो ये वो सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रहा होता है, ठीक है। सर क्लिपिंग मास्क के मैं शेप्स को क्लिप कर सकता मोर देन टू? नहीं, वो एक ही शेप को क्लिप करेगा। जो शेप आपने क्लिप करनी है पहले उस शेप को कंप्लीट करें, उसके बाद आप फिर अपनी फाइनल शेप के साथ इमेज को अटैच कर सकते हैं, ठीक है। सर इंटरनल शेप के लिए फ्रंट माइनस करने की बजाय अगर वाइट कलर फिल कर दें तो वो वाइट कलर फिल करना समझ लें कि काम चोरी है। फिर आपको हर बैकग्राउंड के साथ उसका कलर लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम कट कर लेंगे तो वो फिर इमेज जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो हर जगह पे ठीक से काम करेगा। लेकिन अगर आप जस्ट वाइट फिल कर लेंगे तो आपको हर बैकग्राउंड के साथ उसका कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एक आपको न्यू चीज़ ऐड करवा देता हूँ, यहाँ पे वो मेंशन नहीं है। मैं पहले प्रॉपर्टीज़ को हाइड करूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं, लेक्चर 9 है हमारा, ठीक है जी। और इसको हम यहाँ से फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। ठीक हो गया, ठीक है जी। अब इसके अंदर ऑप्शन आता है टाइप में जाके आपका क्रिएट आउटलाइंस का, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करेंगे तो ये इसकी आउटलाइंस क्रिएट कर देगा आपके टेक्स्ट की। होगा क्या, इससे पहले वो देख लें। आउटलाइन क्रिएट होगी, राइट क्लिक किया, अनग्रुप करेंगे, और अब आपका हर लेटर जो है वो अलग अलग हो गया इस तरह से, ठीक है। और आप इन लेटर के साथ प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाता हूँ और यहाँ से इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी के फॉन्ट्स यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मर्ज़ी आप इसको चाहें ख़राब करें, लेकिन याद रखिए टेक्स्ट दोबारा एडिट नहीं होगा, ठीक है। जो चीज़ें आपने ख़राब कर दी हैं
वो दोबारा एडिट नहीं होगा। आप अगर 9 को 8 करना चाहते हैं तो वो 8 नहीं बनेगा, क्योंकि आपने इसको आउटलाइन कर लिया। ठीक है, जिस तरह से प्ले करना चाहें, जहाँ भी मूव करना चाहें, इसको यहाँ ले जाएं, इसको यहाँ ले जाएं, तो ओवरऑल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्या किया हमने, सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ था, ठीक है, और टाइप में गए और क्रिएट आउटलाइंस, इससे इसकी आउटलाइन क्रिएट हो जाएंगे और आपने इसको अनग्रुप कर लेना है। उससे ये सारे जो आपके लेटर्स हैं वो अनग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, यूँ। और इसको आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा है और इसको मैं आउटलाइन करता हूँ यहाँ से और अनग्रुप करता हूँ। ये मेरे पास एक टेक्स्ट आ गया है और अब की बार मैं क्या करूँगा, फाइल में जाके प्लेस, एम्बेड, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक, और इन दोनों को रख के यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और मेक क्लिपिंग। ये देखें, जो ई लेटर है आपका वो उस इमेज के साथ फिल हो गया। ठीक हो गया। ठीक है जी, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। हमने लेटर्स को आउटलाइन करके उसका प्ले कर सकते हैं आप जो चीज़ चाहें। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं इस लेटर को आउटलाइन करने का फ़ायदा क्या। फॉर एग्जांपल आप एक डिज़ाइन करते हैं, यहाँ पे हमने डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है, ये डिज़ाइन मैंने क्रिएट किया, ये बड़ी ज़रूरी बात है, ध्यान से समझिएगा इसको। ये मैंने एक डिज़ाइन क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने ये फ़ॉन्ट्स दो यूज़ किए हैं, एक मॉन्टसेरेट फ़ॉन्ट है, एक विबस फ़ॉन्ट है। ठीक है, दोनों मैंने यूज़ किए हैं। अब जब ये सोर्स फाइल में क्लाइंट को सेंड करूँगा तो क्लाइंट के पास ये फ़ॉन्ट नहीं होंगे। ठीक है, उसके पास ये फ़ॉन्ट नहीं है, उसने डाउनलोड नहीं किए अपने सिस्टम के ऊपर, तो उसके पास एरर आ जाएगा कि ये फ़ॉन्ट्स मिसिंग है और उसका इलस्ट्रेटर इन फ़ॉन्ट्स को रिप्लेस कर देगा किसी और फ़ॉन्ट के साथ। जब वो रिप्लेस करेगा किसी और फ़ॉन्ट के साथ, फॉर एग्जांपल वो रिप्लेस करता है एरियल के साथ, तो मेरा जो डिज़ाइन है वो आ जाएगा इस तरह का। अब उसको क्लाइंट को ये डिज़ाइन नज़र आएगा इस तरह का, वो कहेगा ये क्या अजीब सी चीज़ बनाई है इसने, इमेज के ऊपर टेक्स्ट आ रहा है, इसको डिज़ाइनिंग आती नहीं है, मैं इसको नेगेटिव रिव्यू दूंगा या वो आपकी बेइज्जती करेगा। फिर आप बताओगे नहीं जी मैंने तो ये फ़ॉन्ट यूज़ किए ही नहीं थे। तो वहाँ तक जाने से पहले आप करेंगे ये कि आपने जो फ़ॉन्ट यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, आप या तो क्लाइंट को सेंड कर देंगे ये फ़ॉन्ट कि ये फ़ॉन्ट आप ले लें और इसको यूज़ कर लें, फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लें साथ, ताकि उसके पास इशू ना आए। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपने जस्ट एक दो टेक्स्ट लिखे हुए हैं तो आप इनको सेलेक्ट करके, ठीक है, और टाइप में जाके आउटलाइन कर लेंगे। अब जब मैं इसको आउटलाइन कर लूँगा तो ये अब शेप बन गई, ये अब फ़ॉन्ट नहीं है, टेक्स्ट नहीं है, ये शेप बन गई है। ठीक है, ये चेंज नहीं होगी, वहाँ पे जाके वो सिर्फ फ़ॉन्ट नहीं मांगेगा, वो इसको एज अ शेप ही ट्रीट करेगा, तो फिर ये इशू नहीं आएगा। इसमें ड्रॉबैक क्या है कि वो क्लाइंट इसको एडिट नहीं कर सकता, वो इसमें अगर डिज़ाइन के आगे डिज़ाइंस करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता, उसको यहाँ पे टेक्स्ट खुद से क्रिएट करना पड़ेगा दोबारा से। ड्रॉबैक ये है। तो ये जो आउटलाइन करने वाला काम है ये हम तब कर रहे थे जब हमें पता हो कि उसने टेक्स्ट को चेंज नहीं करना। अगर हमें पता है कि वो टेक्स्ट चेंज करेगा तो फिर हम इसको आउटलाइन नहीं करेंगे, हम साथ में इसको फ़ॉन्ट की फ़ाइल सेंड कर देंगे। ये बात समझ आई है तो बता दें, वरना मैं और आसान अल्फाज में कोशिश करता हूँ आपको ये बात समझा दूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सर उसे तो हम एक्सपोर्ट करने के बाद नहीं सेंड करते। देखें, आप एक्सपोर्ट करने के बाद उसको इमेज फाइल सेंड कर होते हैं। क्लाइंट अगर कहते हैं मुझे सोर्स फाइल सेंड करो ताकि मैं एडिट कर सकूं जो एआई वाली फ़ाइल है, तो फिर आप जब उसको सेंड करेंगे तो वो एडिटेबल फ़ाइल उसके पास जाएगी, वो ओपन करेगा, उसको एरर आएगा कि आपने ये जो फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं ये नहीं है आपके सिस्टम के ऊपर, तो फिर वो चीज़ ओपन नहीं होगी। ठीक है, सर प्लीज़ रिपीट, चले मैं रिपीट कर देता हूँ। आउटलाइन क्लियर है, ठीक है, दोबारा देख लें। मैं देखता हूँ मेरे पास शायद कोई यहाँ पे फाइल ऐसी पड़ी हो जिसमें एरर आता हो। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे फाइल एक डाउनलोड करता हूँ जिसके अंदर आपको एरर आए फॉन्ट का। मेरे पास एक क्लाइंट है, उसने अपना लोगो सेंड किया था जिसके अंदर इशू आ रहा था फॉन्ट्स का।
ओके जी। ये एक फ़ाइल है, मैंने ओपन की। इस तरह से उसने मुझे एरर दे दिया है कि ये जो नोटो सैंस जेपी फ़ॉन्ट हैं ये आपके पास मिसिंग है, ठीक है, मिसिंग फ़ॉन्ट है। और यहाँ पे ये देखें, इसके ऊपर ये सिंगापुर लिखा हुआ था और वो सिंगापुर हल्का सा पिंक हो गया कि ये वाले फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं है। तो वो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, या तो इसको क्लोज़ कर लें या इसको कोई और फ़ॉन्ट यहाँ पे रख लें, या आप इसको चाहें तो रिप्लेस वगैरह कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको क्लोज़ करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे इस तरह से उसने, डिज़ाइनर ने, ये वाला तो टेक्स्ट उसने आउटलाइन किया हुआ है, इसमें मुझे इशू नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें उसने आउटलाइन किया हुआ है क्योंकि लोगो है, लोगो में नाम ना नॉर्मली क्लाइंट चेंज नहीं करता। इसमें ये इशू है कि इसमें यहाँ पे उसने ब्लैक जो था यहाँ पे टेक्स्ट था वो सारा पिंक हुआ हुआ बैकग्राउंड उसका, क्योंकि वो मुझे बता रहा है इलस्ट्रेटर कि आपके पास ये फॉन्ट नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ से फॉन्ट चेंज करूँगा इसका, ठीक है, वो उसको दोबारा से सेट कर देगा कि हाँ अब ये फ़ॉन्ट आपने चेंज कर लिया। तो क्लाइंट के पास आपका जो ये वाला टेक्स्ट होगा, ये वाला अगर उसका फ़ॉन्ट नहीं है तो ये सारा पिंक होके आएगा और ये फ़ॉन्ट अजीबोगरीब से यहाँ पे चेंज होके आएगा, ठीक है। यहाँ माइट भी उसको फ़ॉन्ट को रिप्लेस करके मायरेट प्रो जो एक इसका एक्चुअल फ़ॉन्ट है उसके साथ इसको रिप्लेस कर दे और आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह का लग रहा हो, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, या तो क्लाइंट को फ़ॉन्ट की फ़ाइल साथ सेंड कर देते हैं, या फिर हम इसको आउटलाइन कर देते हैं जिस तरह से इसने यहाँ पे आउटलाइन किया हुआ है इसको, ठीक है। इसने यहाँ पे क्या किया कि सिंपल इसको इस तरह से आउटलाइन कर दिया है। तो बजाय इसके कि क्लाइंट के पास ये इशू करे, सिंपल उसको उसने आउटलाइन करके दिखा दिया, ठीक है। मैं आपको इसका डिज़ाइन भी दिखा देता हूँ जो मैंने क्लाइंट के लिए बनाया है। ये एक सिंगापुर की कंपनी है, एलईडीज़ क्रिएट करते हैं, टीवी, स्मार्ट टीवीज़ वगैरह। इसका मैं आपको डिज़ाइन दिखा देता हूँ ताकि आप ऐसे ही थोड़ा सा इंस्पायरेशन के तौर पे। जस्ट अ सेकेंड। ये डिज़ाइन है जो मैंने क्लाइंट के लिए क्रिएट किया है। इसमें वो अपनी एलईडी दिखा रहे हैं। उन्होंने मुझे जो चीज़ें सेंड की थी वो उनकी एलईडी की तस्वीर थी, सिर्फ ब्लैक कलर में, ठीक है। ये अलग अलग सारा कुछ पड़ा हुआ है, बटरफ्लाइज, डायनासोर और इनकी एलईडी, ठीक है। उन्होंने मुझे सिर्फ ये पिक्चर सेंड की थी एलईडी की इस तरह से, और इसका बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करके और सारा कुछ प्लेस करके मैंने फाइनल ये चीज़ डिज़ाइन की है। और ये बटरफ्लाइज वगैरह ऐड की, यानी कि एक तरह से उसमें स्मार्ट टीवी को 3D की फील देने के लिए मैंने ये सारा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके और उसके अंदर ये चीज़ प्लेस की है। ओके जी, अब आ जाते हैं वापस अपने लेक्चर पे। तो आई होप आप लोगों को आउटलाइन वाला सिनेरियो समझ आ गया होगा कि या तो चीज़ को हम आउटलाइन करते हैं या फिर साथ में उसको हम लोग अपने फॉन्ट सेंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो आज की सिर्फ रह गई है वो है आपके टूल बार, ठीक है। टूल बार के अंदर ये है आपका कि हम लोग अपनी पर्सनल टूल बार क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इलस्ट्रेटर में काम कर रहे हो और कुछ टूल्स ऐसे हैं जो आप बार बार यूज़ करें, बहुत फ्रीक्वेंट आपने यूज़ करने हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिंपल कुछ टूल्स अपने पास अलग से टूल बार क्रिएट करके रख लेते हैं और फिर हम वहाँ से डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। वो बनता किस तरह से, सिंपल हम वहाँ से जाएंगे विंडोज़ में, टॉप पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे टूल बार का ऑप्शन आ रहा है और ये ऑप्शन दे रहा है न्यू टूल बार का, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और आप नाम रखें कोई भी टूल बार का, इसको ओके कर दें। तो इस तरह से आपके पास एक टूल बार आ जाएगी। अब ये खाली है क्योंकि आपने इसमें कुछ रखा नहीं हुआ, तो आपने सिंपल इसके अंदर यहाँ से प्लस पे क्लिक करना है, सॉरी पॉइंट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे 3 जो पॉइंट्स हैं इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी टूल्स आपको चाहिए, जो आपको लगता है कि आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो आप सिंपल यहाँ से उन टूल्स को ड्रैग करके अपने पास ऐड करते जाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये मल्टीपल टूल्स मैंने ऐड कर लिए हैं। उसके बाद और टूल देखें आप जो बार बार यूज़ करें, रेक्टेंगल टूल है, आप वो ऐड कर लें, ठीक है। जो भी टूल आपको लगता है कि आपने बार बार यूज़ करना है वो टूल्स आप यहाँ से अपने पास ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपने एक टूल बार क्रिएट कर लेंगे। उस टूल बार को जहाँ मर्जी रखें, फ़ौरन से आप यहाँ से टूल ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन टूल बार का आपके पास मौजूद है कि आप जैसे जैसे चाहें यहाँ से टूल लेके और साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। कोई रिमूव करना हो तो सिंपल उसको वापस यहाँ पे ले जाएं, वो रिमूव हो जाएगा। ऐड करना हो दोबारा यहाँ पे ले आएँ तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं साथ साथ आपके कमेंट्स देख लूँ, उसके बाद कोई चीज़ रह गई हो तो बता दें। क्रिएट आउटलाइन ख़त्म करके टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। क्रिएट आउटलाइन एक दफ़ा अगर आपने क्रिएट कर दिया है और आप उसमें चेंजेस करते रहे हैं तो वो अनडू करने से चेंज होगा, उसको दोबारा वापस नहीं लेके जा सकते आप। फॉर एग्जांपल ये अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है
और मैंने इसको अगर आउटलाइन कर दिया, ठीक है, इस तरह से अनग्रुप किया और मैं इसमें यूं करके चेंजेस करता रहा और कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है और बाद में मैं कहता हूँ कि सबको पकड़ के मैं यहाँ टाइप में जाके दोबारा आउटलाइन ख़त्म कर दूँ, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, एक दफ़ा अगर आपने चेंजेस कर लिए हैं तो वो हो गए हैं। हाँ, अनडू करके आप कर सकते हैं, लेकिन दोबारा सबको सिलेक्ट करके उसको आप दोबारा से एडिट नहीं कर सकते। सर, अगर हम सब ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके लास्ट में ग्रुप कर दें तो उसके पास फॉन्ट चेंज नहीं करेगा ना? करेगा। अगर आप जो मर्ज़ी कर लें, ग्रुप कर लें या उसको उठा के कलर चेंज कर लें, कुछ भी कर लें, तो फ़ॉन्ट का इशू देगा अनलेस कि आप उसका आउटलाइन ना करें। आउटलाइन कर लेते हैं तो फिर इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आप सिंपल एडिटेबल टेक्स्ट सेंड करते हैं उसको और उसके पास फ़ॉन्ट नहीं है तो उसके पास इशू आएगा। ठीक है जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर, सेव करते हुए कट हो जाता है आर्टबोर्ड से बाहर जो पेज है। जी बिल्कुल, वो कट होगा क्योंकि आप यूज़ आर्टबोर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप वो कट नहीं करना चाहते तो एक्सपोर्ट करते हुए आपने यूज़ आर्टबोर्ड का ये चेक नहीं करना, क्योंकि यूज़ आर्टबोर्ड जब करते हैं तो वो जस्ट आर्टबोर्ड पे पड़ी हुई चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, बाकी चीज़ों को सिलेक्ट नहीं करता। अगर आप इसको चेक कर देंगे यहाँ से, सॉरी अनचेक कर देंगे, तो फिर वो सारा कुछ ही सेव कर देगा। ये मैंने कुछ पिछली वीडियोज़ में दिखाया भी था दोनों में फ़र्क। सर, टेक्स्ट लिखते हुए सिलेक्शन टूल के लिए वी प्रेस करो तो वो वी लिख देता है, टूल चेंज नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि आप टेक्स्ट यहाँ पे होते हैं उस टाइम। मैं दिखाता हूँ आपको। आप फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ और मैं वी प्रेस करूँगा या मैंने इस तरह करके सिलेक्ट किया, मैं वी प्रेस करूँगा तो वी ही लिखेगा क्योंकि वो टेक्स्ट टूल के अंदर है इस टाइम। ठीक है, अगर आपने यहाँ सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना है तो एस्केप प्रेस करेंगे ताकि आप इससे बाहर आ जाएं, और अब अगर वी प्रेस करेंगे तो आपका सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर देगा। सर, कितने अनडूज़ हम कर सकते हैं? मेरे ख्याल में मैंने कभी नंबर गिना नहीं है कितने अनडूज़ होते हैं ये, बल्कि इलस्ट्रेटर में शायद ऑप्शन भी है कि आपको कितना अनडू का वो ऑप्शन आपने रखना है। मेरे ख्याल में तकरीबन आपके पास 8 to 9 या 10 तकरीबन होते हैं अनडूज़। ठीक है, ये खुद से आप सेट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलें, यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं। अब देख लेते हैं हमारी कितनी चीज़ें कवर हो गई हैं। अब जस्ट हमारा ये रह गया, ये हम इंशाल्लाह मंडे को देखेंगे। थोड़ी सी बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लेंगी ये। बाकी हमने ये सारा कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, और आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ भी आई होंगी। अभी आपने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी आपने कवर करनी है इस वीकेंड के ऊपर। सैटरडे संडे का टाइम आपके पास आ रहा है, कुछ बच्चों की असाइनमेंट्स रहती हैं अभी तक, वो कंप्लीट करें। बाकी जिन बच्चों को फॉर एग्ज़ाम्पल चीज़ें अगर आती हैं करनी या असाइनमेंट्स कर ली, वो मज़ीद डिज़ाइंस क्रिएट करने की कोशिश करें। और ओवरऑल कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आपको ये सारे टूल्स आते हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं। ठीक है जी। अच्छा सर, वो कहाँ सेट होगा? मुझे भी एग्जैक्टली माइंड में आइडिया नहीं है कि वो कहाँ सेट होता है। मैं ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में हम जनरल में जाके देख लेते हैं। यहाँ पे कोई ऑप्शन उन्होंने दिया हो इस तरह का कि कितने अनडूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। टाइप है यूनिट, स्मार्ट गाइड, स्लाइसेस, यूज़र इंटरफेस। ये देखें, यहाँ से उसने आपको कलर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आपने कौन सा कलर रखना है अपने और उस डिज़ाइन का। क्लिपबोर्ड, नंबर ऑफ रिसेंट फाइल्स, ऑटोमेटिकली सेव। अच्छा, ये चीज़ें देख लें, ये दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप यहाँ से फाइल में जाएं, सॉरी एडिट में जाएं यहाँ से। ठीक है, प्रेफरेंसेस और जनरल। ठीक है, इसमें आना है ऑप्शन पे। यहाँ पे उसने एक ऑप्शन दिया हुआ है फाइल हैंडलिंग एंड क्लिपबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपने जो फाइल आप जो जिस पे काम कर रहे हैं वो कितनी बार बार सेव होती है ऑटोमेटिकली, वो कितनी जल्दी डाटा को रिकवर करने के लिए सेव करें। मैंने यहाँ पे 30 सेकंड रखा हुआ, यानी कि साथ साथ ही फाइल को वो सेव करता जाएगा। तो ये आप अपने पास सेटिंग रख लें ताकि आपकी फ़ाइल भी साथ साथ सेव होती रहे। बाकी यहाँ पे उसने आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे यूज़र इंटरफेस का भी ऑप्शन है, इसको ब्लैक कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल, मुझे ज़रा ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अनडू वाला ऑप्शन इसके अंदर यहाँ पे नहीं। मैं देखता हूँ कहीं अगर मिल जाता है मुझे ऑप्शन तो मैं आपको दिखा दूँगा। फ़िलहाल यहाँ पे ऑप्शन नहीं है इसका। अनडू काउंट्स, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, अनडू काउंट्स का ये उसने ऑप्शन दिया है 50, 100 और 200। ठीक है, यहाँ से आप ज़्यादा कर सकते हैं, 100 का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से जाके ये आपके ओवरऑल ग्राफिक कार्ड पे भी डिपेंड करता है, मेमोरी पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह से वो यूज़ कर रहा है। अगर आपके रैम वगैरह छोटी तो माइट भी अनडूज़ कम हो, आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं कितने अनडू करने हैं। ठीक है, तो ये आपके परफॉर्मेंस में जाके यहाँ पे सेटिंग है।
ठीक है, इसको ओके कर लेंगे तो आपकी ये पूरी सेटिंग हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये ओवरऑल आपका काफ़ी हद तक हमारा कवर हो गया। अभी तक हम लोग अपने कोर्स के लिहाज से बिल्कुल ट्रैक पे हैं। मेरे ख्याल से हम लोग एक दिन पहले हैं, यानी कि हम लोग माइट भी हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, उसमें हम कोई नई चीज़ सीख लेंगे। अच्छी बात ये है क्यों हम लोग टाइम पे हैं, क्योंकि आप लोग टाइम के साथ साथ चीज़ें कर रहे हैं, और जो भी चीज़ मैं आपको करवाता हूँ आप उसी टाइम उसको अडॉप्ट करते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से हम हर चीज़ टाइम पे कर रहे हैं, हमें ज़्यादा बार बार पीछे नहीं जाना पड़ रहा। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें यहाँ तक, वरना फिर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होगी, जो बाकी चीज़ें रह गई हैं उनको कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हम अच्छा बुरा डिज़ाइन क्या होता है वो पढ़ेंगे, ताकि हमें एक्चुअल डिज़ाइनिंग करनी आए। ठीक है, अच्छा सर जी, आप और सब फेलो से दुआ की दरख्वास्त है। संडे को एमफिल का ऑनलाइन पेपर है सर, ये फ्राइडे वाला लेक्चर कब तक रहेगा? अल्लाह ताला आपको अच्छा पेपर करने की तौफीक अता फ़रमाए। ऑनलाइन लेक्चर ये फ्राइडे वाला मेरे ख्याल में 9 बजे तक ही रहेगा, तो मैं सर हारून से कंफर्म भी कर लूँगा, लेकिन उनसे कह दूँगा कि इसको एटलीस्ट 9 बजे तक रहने दें। ठीक है, चलें सही हो गया, ओके। ठीक है, जिसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।